अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था नर्वस टिश्यूज़ को, ठीक है, और इस वीडियो में हम देखेंगे नर्व इम्पल्स को। अब नर्वस टिश्यू का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो एक नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं और उसके थ्रू हमारी पूरी बॉडी में एक मैसेज को सेंड करती हैं। अब वो नर्व इम्पल्स हमारे न्यूरॉन्स में, जो कि हमारे नर्वस टिश्यू की एक सेल टाइप थी, उसमें कैसे जनरेट होते हैं और कैसे कंडक्ट होते हैं, और मेनली जो नर्व इम्पल्स है वो है क्या चीज़ है वो देख लेते हैं हम आज की वीडियो में। उसके इंट्रो से देख लेते हैं कि नर्व इम्पल्स होते क्या है। नर्व इम्पल्स इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस विच ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। तो क्या है नर्व इम्पल्स? ये इलेक्ट्रिकल केमिकल चेंजेस होती हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल कैसे होती हैं? इलेक्ट्रो इसलिए क्योंकि इसमें वोल्टेज होता है, और केमिकल इसलिए क्योंकि इसमें इन्वॉल्व होते हैं केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शंस। वो केमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं वो हम बाद में डिस्कस कर देंगे। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, अब पोटेंशियल किसी भी चीज़ की वर्किंग कैपेसिटी को कहते हैं कि कोई भी पर्सन है वो इस वर्क को करने के लिए कितने पोटेंशियल रखता है, उसमें कितनी कैपेसिटी है, स्टेमिना है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा कि एक मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन के अक्रॉस हमारी जो चेंजेस होती हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, उसकी वजह से हमारी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा? हमारी मेम्ब्रेन का वो पोटेंशियल जो कि इलेक्ट्रिकल वर्क करेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमें क्या चीज़ क्लियर कर रहा है कि हमारे मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि एक कैपेसिटी है हमारे मेम्ब्रेन की इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस को जनरेट करने की, तो वो इस टाइम क्या है? वो इस टाइम रेस्टिंग पोजीशन में है। मतलब कि हमारा जो न्यूरॉन है इस टाइम उसमें कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक पर्सन है वो कोई काम कर रहा है, उसने वो काम ख़त्म किया और वो बैठा, और बैठने के बाद उसने कुछ देर बाद कुछ और काम किया, तो वो जो थोड़ी देर बैठना होगा बीच में, जो उसकी रेस्टिंग फेस होगी, ठीक है। न्यूरॉन एक नर्व इम्पल्स जनरेट करने के बाद एक रेस्टिंग फेज आता है, फिर नेक्स्ट नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। तो वो जो रेस्टिंग फेज होता है उसको हम कहते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारी जो मेम्ब्रेन होती है न्यूरॉन्स की, वो किस स्टेट में होती है वो देख लेते हैं। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल और polarized cell is a excitable cell that have positive charge outside and negative charge inside during rest state। न्यूरॉन्स होते हैं जब वो रेस्टिंग पोजीशन में होते हैं, जब उनके अंदर कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती, तो उनका इनसाइड जो वोल्टेज होता है या उसका जो इनसाइड इन्वायरमेंट होता है इनसाइड द सेल, वो होता है नेगेटिव, और जो आउटसाइड होता है वो है पॉजिटिव। और वो क्यों होता है? इसकी मेन टू रीजंस हैं, एक आयंस की और दूसरी चैनल जो इन्वॉल्व होते हैं हमारे मेम्ब्रेन के अक्रॉस। जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से जो एक चार्ज होता है वो हमारी मेम्ब्रेन के अक्रॉस बना रहता है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे न्यूरॉन की रेस्टिंग पोजीशन है। रेस्टिंग पोजीशन जब कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही। सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है या हमारे सेल के अंदर भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ आयंस पाए जाते हैं, और उन आयंस के डिफरेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। उनमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द केस ऑफ नर्व इम्पल्स जो होते हैं वो सोडियम और पोटाशियम आयन होते हैं, ठीक है। इनकी इनसाइड और आउटसाइड द मेम्ब्रेन जो कंसंट्रेशन होती है वो हमारे इनसाइड और आउटसाइड चार्ज को मेंटेन करती है। रेस्टिंग पोजीशन में जो हमारा सोडियम होता है वो 10 फोल्ड हायर होता है आउटसाइड देन इनसाइड, ठीक है। मतलब कि जो हमारे सोडियम आयंस होंगे उनकी कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इनसाइड द सेल। यहाँ पे अगर आप देखें तो जो हमारी सोडियम आयंस की कंसंट्रेशन है वो उसकी साइज से शो की गई है। फॉर एग्जांपल, आउटसाइड हमारी जो आउटसाइड मतलब कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उससे बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वहाँ पे हमारे जो सोडियम आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा सोडियम आयन आउटसाइड दी सेल है ना उसको बड़ा करके लिखा गया है। जबकि अंदर वाली साइड जो कि हमारी प्लाज्मा सेल के अंदर है, जहाँ हमारा साइटोप्लाज्म होता है, वहाँ पे सोडियम आयंस जो होते हैं वो लेस अमाउंट में पाए जाते हैं। इसके ऑपोजिट होते हैं पोटाशियम आयन।
तो हमारा सोडियम आयन था वो आउटसाइड ज़्यादा था, तो हमारे जो पोटाशियम आयन है वो हमारे इनसाइड द सेल ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर दी आउटसाइड द सेल, ठीक है। इसलिए इनकी साइज़ भी डिफरेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो गई कंसंट्रेशन हमारी आयन्स की एट द रेस्टिंग पोजीशन। अब इनकी ये कंसंट्रेशन तो आपने देख ली। अब जो सोडियम आयन्स होते हैं वो 10 फोल्ड ज़्यादा होते हैं आउटसाइड द सेल, ठीक है, लेकिन जो पोटाशियम होती है 20 फोल्ड ज़्यादा होते हैं इनसाइड द सेल। फिर भी जो हमारा रेस्टिंग पोजीशन है उसमें हमारी आउटसाइड पॉजिटिव होती है और इनसाइड नेगेटिव होती है। जब 20 फोल्ड ज़्यादा है पोटाशियम इनसाइड, तो हमारा जो वोल्टेज है वो इनसाइड द सेल नेगेटिव क्यों है, वो पॉजिटिव क्यों नहीं है, जबकि उसकी जो कंसंट्रेशन है वो 20 फोल्ड ज़्यादा है। इसकी रीजंस भी देख लेते हैं। रेस्टिंग पोजीशन में ही अगर हम यहाँ पे देख लें तो हमारे मेम्ब्रेन्स में, हमने पहले भी काफ़ी दफ़ा ये डिस्कस किया है कि हमारी मेम्ब्रेन्स में होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल, जिन्होंने क्या करना होता है, किसी भी चीज़ की मूवमेंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन को मेंटेन करना होता है। कोई भी चीज़ इनसाइड द सेल मूव करेगी या आउटसाइड द सेल मूव करेगी, ये किसने देखना होता है, इसको किसने इन्विजिलेट करना होता है, वो हमारे सोडियम चैनल्स या कोई भी चैनल होते हैं जिन्होंने किसी भी चीज़ की मूवमेंट को कंट्रोल करना होता है। तो हमारी मेम्ब्रेन में होते हैं सोडियम चैनल होते हैं, पोटाशियम चैनल होते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप्स होते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम पोटाशियम पंप होता है उसका फंक्शन होता है कि सोडियम और पोटाशियम की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट का। फॉर एग्जांपल हमें पता है कि जो पोटाशियम है वो इनसाइड ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये इसकी मूवमेंट इनसाइड द सेल करेगा, और जबकि सोडियम है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो आउटसाइड द सेल ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये सोडियम को आउटसाइड द सेल ट्रांसफ़र कर रहा है। तो ये हो गया अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होता है, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, लेकिन ये तो यहाँ लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए इसको हम कहेंगे अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। हमारी वीडियो जो जिसमें हमने मूवमेंट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन को देखा था, वहाँ पे हमने ये चीज़ देखी थी कि अगर एक चीज़ अपनी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट या कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट मूव कर रही है तो उसके लिए उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो ये जो मूवमेंट हो रही है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वो होती है विद द हेल्प ऑफ एटीपेस। इन्होंने क्या करना होता है, हमारी एटीपी को एडीपी पर चेंज करके हमारे जो पोटाशियम और सोडियम पंप्स होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करनी होती है ताकि वो इन आयंस की अगेंस्ट द कंसंट्रेशन मूवमेंट कर सकें, ठीक है। तो अब जो 3 सोडियम है वो बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं, जबकि सिर्फ 2 इनसाइड द सेल मूव कर रहे हैं। इसकी वजह से भी हमारे जो पॉजिटिव होता है वो बाहर ज़्यादा होता है। और इसके अलावा जो हमारी मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो होती है सेमी परमिएबल, मतलब उसने कुछ चीज़ों को रोकना है और कुछ चीज़ों को मूव करना है। और जो पोटाशियम आयंस होते हैं हमारी सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन उसके लिए परमिएबल होती है, मींस कि वो पोटाशियम आयंस की मूवमेंट को अलो करती है। इसकी वजह से जो हमारे पोटाशियम आयंस हैं वो डिफ्यूज़ होके बाहर की तरफ जाते हैं। सोडियम भी जा रहा बाहर, और जो पोटाशियम इनसाइड द सेल ज़्यादा है वो भी डिफ्यूज़ होके बाहर चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे बाहर के जो वोल्टेज होता है या चार्ज होता है वो पॉजिटिव होता है। और सेकंड रीज़न इसकी है, इनसाइड द सेल हमारी होती हैं ऑर्गेनिक आयंस। ऑर्गेनिक आयंस जो कि नेगेटिव चार्ज्ड होते हैं, उस ऑर्गेनिक आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है इनसाइड द सेल ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर दी आउटसाइड द सेल, जिसकी वजह से हमारा इनसाइड द सेल हमारी जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये कुछ रीज़न्स हैं हमारी अक्रॉस द मेम्ब्रेन जो वोल्टेज या चार्ज होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होता है। इन द अनस्टिमुलेटेड स्टेट अ न्यूरॉन हैज़ अ मेम्ब्रेन पोटेंशियल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 7-70 मिलीवोल्ट। अनस्टिमुलेटेड स्टेट का मतलब क्या होगा, ऐसी स्टेट जहाँ पे अभी हमारे जो न्यूरॉन्स हैं उनको स्टिमुलस नहीं मिला, ऐसा कोई स्पार्क नहीं मिला जिसकी वजह से उनके अंदर नर्व इम्पल्स जनरेट हो सके। तो फिर अगर वो नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हुई अभी तक तो वो किस स्टेट में है, वो है रेस्टिंग स्टेट में।
रेस्टिंग स्टेट कह लें या अनस्टिमुलेटेड स्टेट कह लें, एक ही बात है। उस स्टेट में जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो अप्रोक्सीमेटली -70 मिली वोल्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग स्टेट में था, कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही थी। अब एक्शन पोटेंशियल है। एक्शन पोटेंशियल असल में हमारी नर्व इम्पल्स की जनरेशन है, या नर्व इम्पल्स की जनरेट होने के बाद जो पोटेंशियल होता है उसका हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अंडर नॉर्मल कंडीशन अ नर्व इम्पल्स इज इनिशिएटेड बाय अ एप्रोप्रिएट स्टिमुलस थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। जो हमारी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है वो क्यों होती है? जब एक न्यूरॉन को मैसेज मिलता है या एक स्टिमुलस मिलता है। फॉर एग्जांपल जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं इन आवर स्किन, ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ प्रिक की है या कोई आपको पेन फील हुआ है, फिर अगर आपने किसी हॉट सरफेस को टच किया है तो वो एक स्टिमुलस मिलता है हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स को, जिसकी वजह से हमारे जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगे उनके अंदर होगी नर्व इम्पल्स जनरेट, एक मैसेज जनरेट होगा जिसने ब्रेन की तरफ जाना है। फॉर एग्जांपल ये है हमारी कोई भी स्किन का पार्ट या कोई भी ऑर्गन, ठीक है। अब हमारी स्किन है, यहाँ पे अगर किसी नीडल से प्रिक हुआ है या कोई थॉर्न है, जब आप फ्लावर्स को पिक कर रहे हो तो एक थॉर्न्स होते हैं, हमारे जो कांटे होते हैं हमारे फ्लावर्स पे, अगर वो आपकी स्किन को प्रिक करते हैं तो आपका रिएक्शन क्या होता है? आप फ़ौरन से अपना हाथ पीछे कर लेते हैं। अब ये जो रिएक्शन होता है हमारा वो कैसे होता है? हमारी फिंगर्स में प्रिक किया तो वो एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करेगा। जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन जिन्होंने हमारी स्किन को इनर्वेट किया हुआ है उसमें एक स्टिमुलस के तौर पे एक्ट करके हमारी नर्व इम्पल्स को जनरेट करेगा। तो नर्व इम्पल्स जनरेट होगी हमारे एक्सॉन्स टर्मिनल्स पे, ठीक है। फिर उसने ट्रैवल करना है हमारे अलोंग दी एक्सॉन और हमारी सेल बॉडी में जाएगा, और फिर हमारी सेल बॉडी से जाएगा वो टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। और यहाँ पे होगा नेक्स्ट न्यूरॉन और ये होगी साइनेप्स होगी, ठीक। तो एक एक्शन पोटेंशियल या एक नर्व इम्पल्स को जनरेट होने के लिए क्या चाहिए होता है? एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल आप एक पर्सन है, वो फारिग बैठा हुआ है, ठीक है, क्या है, रेस्टिंग फेज पे है, तो वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक उसे कोई कहेगा नहीं या जब तक उसको याद नहीं आएगा कि मैंने कुछ करना है। वो एक थ्रेश होल्ड के तौर पे एक्ट करेगा। जैसे उसको कोई काम कहेगा तो वो क्या होगा, वो इसके लिए एक थ्रेश होल्ड होगा जिसके बाद उसने उठ के वो काम करना है। हमारे न्यूरॉन्स हैं उनको जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा तो उन्होंने भी जनरेट नहीं करनी नर्व इम्पल्स। हमारे मसल्स, स्केलेटन मसल्स के जो इनर्वेशन करते हैं न्यूरॉन्स, मेनली ये उस पे है कि अगर उनको एक मैसेज नहीं मिलेगा, एक स्टिमुलस नहीं मिलेगा, तब तक उन्होंने नर्व इम्पल्स को जनरेट नहीं करना। अब ये स्टिमुलस इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है और मैकेनिकल स्टिमुलस भी हो सकता है, जिसकी वजह से हमारी मेम्ब्रेन के अक्रॉस नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। अब हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हुई है क्यों? उसकी दो रीज़न हैं। एक हमारे सोडियम आयन जो आउटसाइड उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा थी तो उन्होंने क्या करना है, उन्होंने इनसाइड द सेल मूव करना है, जिसकी वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन के क्रॉस पोटेंशियल होगा वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल या उसका वो जो वोल्टेज होगा वो भी चेंज हो जाएगा। पहले क्या था, पहले बाहर पॉजिटिव था, तो अब सोडियम इनसाइड द सेल मूव कर रहे हैं तो अब इनसाइड द सेल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और आउटसाइड द सेल नेगेटिव हो जाएगा। पोटाशियम मूव्स आउटसाइड ऑफ द सेल। अब पोटाशियम ने आउटसाइड द सेल मूव किया है। फॉर एग्जांपल ये हमारी मेम्ब्रेन है, ठीक है। आउटसाइड पहले पॉजिटिव था, इनसाइड नेगेटिव था, और हमारे न्यूरॉन के इस पार्ट में एक चेंजेस आई बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ आयंस, ठीक है। मूवमेंट ऑफ आयंस की वजह से क्या होगा, हमारे जो चार्जेस थे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो अब हमारे इनसाइड द सेल क्या है, पॉजिटिव है, और आउटसाइड द सेल नेगेटिव आ गया है। ये क्यों हुआ? ये हमारे सोडियम की, जो कि हमारे मेम्ब्रेन में सोडियम आयंस थे,
वो ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से हमारे सोडियम आयन इनसाइड द सेल मूव करेगा, और जो पोटाशियम आयन्स हैं वो हमारे पोटाशियम आयन को आउटसाइड द सेल मूव करवा देगा। नेक्स्ट अब फेजेस हैं हमारी नर्व इम्पल्स की। जो हमारी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है उसकी इनिशिएशन से लेके वापस से एक रेस्टिंग पोजीशन तक जितनी भी फेजेस हैं वो देख लेते हैं। सो अगर हम मेम्ब्रेन पोटेंशियल वर्सेस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करें तो जो हमारी नर्व इम्पल्स होती है उसकी जनरेशन कुछ इस तरह से होती है। अब इसकी क्या होती हैं, ये कितनी स्टेजेस पे डिवाइड की है, ये 5 स्टेजेस पे डिवाइड की गई है। ठीक है, सबसे पहले होता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जब हमारे न्यूरॉन में कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं हो रही और हमारा आउटसाइड जो है इन्वायरमेंट वो मोर पॉजिटिव है देन आवर इनसाइड। वो हमारा इनसाइड जो इन्वायरमेंट होता है वो नेगेटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देख लें तो फर्स्ट क्या था, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, फिर उसको क्या मिलता है, एक थ्रेशोल्ड। जो यहाँ पे शो किया गया ना, ये एक थ्रेशोल्ड है। पहले तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है रेस्टिंग फेज, यहाँ पे उसको एक थ्रेशोल्ड मिलेगा, एक स्टिमुलस मिलेगा जो उसको राइजिंग फेज पे लेके जाएगा। ठीक है, फिर राइजिंग फेज आएगी, फिर डीपोलराइजेशन के बाद यहाँ पे आएगी, राइजिंग फेज के बाद आएगी फॉलिंग फेज जहाँ पे वापस से फॉल हो रहा है, और फिर आएगी द रिकवरी फेज जहाँ पे वो अपने आप को दोबारा से रिकवर कर लेगा। अब इन स्टेजेस को 1 बाय 1 देख लेते हैं। तो रेस्टिंग फेज तो हम देख चुके हैं, तो हम अब स्टार्ट करेंगे डीपोलराइजेशन फेज जो कि हमारी राइजिंग फेज थी। राइजिंग फेज थी उसको देख लेते हैं, ये क्या क्यों होती है, क्या रीज़न होते हैं। इन चेंज फ्रॉम नेगेटिव डायरेक्शन टूवर्ड्स द पॉजिटिव डायरेक्शन। हम जानते हैं कि जो हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी वहाँ पे हमारा इनसाइड सेल जो इन्वायरमेंट था वो था मोर नेगेटिव, उसका जो चार्ज था वो ज़्यादा नेगेटिव था। तो हमारी डीपोलराइजेशन स्टेट में क्या होगा, सबसे पहले तो हमारी जो चार्ज हैं वो रिवर्स हो जाएंगे बिकॉज ऑफ आवर आयंस मूवमेंट। ठीक है, पहले नेगेटिव था, अब उसने क्या करना है, उसने मूव करना है टुवर्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। अब वो इनसाइड द सेल मोर पॉजिटिव हो गया है। और ये क्यों हुआ है, सोडियम आयंस डिफ्यूजेस इनसाइड द सेल। जब सोडियम आयन डिफ्यूज करेगा इनसाइड द सेल क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जो हमारा मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है या वोल्टेज होता है वो -70 मिलीवोल्ट से +35 या 50 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। नाउ द एक्शन पोटेंशियल इज जनरेटेड। अब हमारी जो एक्शन पोटेंशियल या नर्व इम्पल्स है वो जनरेट हो गई है। ठीक है, यहाँ पे फिर अगेन बताया गया है कि हमारे जो मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसमें डिफरेंट चैनल्स होती हैं। ये सोडियम चैनल, ये कैल्शियम चैनल और ये पोटाशियम चैनल। जब हमारे सोडियम चैनल ओपन होते हैं तो बाकी सारे चैनल क्लोज हो जाते हैं। इसकी वजह से जो हमारी सोडियम है वो इनसाइड द सेल मूव कर रही है। अब सोडियम भी अंदर मूव कर रही है, पोटाशियम तो वैसे भी अंदर बहुत ज़्यादा थी, तो सारे चैनल तो बंद है जिसकी वजह से चार्ज ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फेज़ है रीपोलराइजेशन फेज़। अब रीपोलराइजेशन फेज़ हमारी डीपोलराइजेशन फेज़ का इन्वर्स होंगी। ठीक है, वो इन्वर्स कैसे होगी, इज द चेंज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टुवर्ड द नेगेटिव डायरेक्शन। डीपोलराइजेशन स्टेट में हमारे यहाँ जो नेगेटिव स्टेट से आया था पॉजिटिव स्टेट की तरफ। अब रीपोलराइजेशन में अगेन जो हमारी मूवमेंट होगी वो पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से वो अगेन नेगेटिव चार्ज हो रहा है जो कि उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में था। अब देखें कि ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये दोबारा रिकवरी की तरफ जा रहा है। मोर पोटाशियम एग्जिस्ट आउटसाइड द सेल। अब जो हमारे सोडियम आयंस के चैनल्स होंगे वो भी क्लोज होंगे, कैल्शियम के भी क्लोज होंगे। सिर्फ कौन से ओपन होंगे, हमारे पोटाशियम आयन चैनल जो होंगे वो ओपन होंगे। उसकी वजह से हमारे जो पोटाशियम आयंस हैं वो आउटसाइड मूव करेगा। उनके आउटसाइड मूव करने की वजह से अगेन हमारी जो चार्जेस होंगे वो इनसाइड द सेल नेगेटिव हो जाएगा। नाउ द सेल इज बैक टू इट्स ओरिजिनल पोलैरिटी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब ये दोबारा से अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। इसके बाद आती है रिकवरी। यहाँ पे पोटाशियम बाहर चला गया, ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि पोटाशियम
आउटसाइड कम होता है, इनसाइड ज़्यादा होता है। तो अभी भी पोटेंशियल तो आ गया है हमारे ओरिजिनल स्टेट पे, लेकिन आयंस जो हैं वो अभी भी इनसाइड और आउटसाइड जो है उनका डिफरेंस रेस्टिंग पोटेंशियल से ज़्यादा है। मतलब कि अभी आयंस की जो मूवमेंट थी वो रहती है, तो अब आयंस भी मूव करेंगे और फिर वो कंप्लीट रिकवरी होगी। आयंस कैसे मूव करेंगे? पंप 3 सोडियम आउटसाइड सेल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या था, 3 आउटसाइड मूवमेंट होती थी सोडियम की और 2 इनसाइड मूवमेंट होती थी पोटाशियम की, ठीक है। और यहाँ पे फिर अगेन वैसे यहाँ पे जो सोडियम पोटाशियम जो पंप है वो खुलेंगे और फिर से हमारे 3 जो सोडियम है वो आउटसाइड मूव करेंगे और 2 पोटाशियम इनसाइड मूव करेंगे, जो कि बाहर रिपोलराइजेशन फेज में मूव कर गए थे। तो इस तरह हमारा न्यूरॉन रिकवर करेगा और रिकवर करने के बाद थोड़ी देर बाद हमारी सेकंड इम्पल्स आएगी। न्यूरॉन्स कंटिन्यूसली नर्व इम्पल्सेस जनरेट करते रहते हैं, बिकॉज अवर ह्यूमन बॉडी हर टाइम ये कोई ना कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और उसको हर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एक ब्रेन से मैसेज मिलता है कि तुमने अब ये काम करना है। इसकी वजह से जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो कंटिन्यूसली नर्व इम्पल्सेस जनरेट कर रहे हैं, तो उनका जो रेस्टिंग फेज होता है वो बहुत कम होता है, कुछ मिली सेकेंड्स का या नैनो सेकेंड्स का होगा। उसके बाद अगेन से एक न्यू पोटेंशियल आएगी। तो इस तरह हमारी जो ये जनरेशन होती है वो चलती रहती है। अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देख लें, फॉर एग्जांपल ये हमारा मोटर न्यूरॉन है। तो जो हमारी नर्व इम्पल्स जनरेट होती है वो एक ही टाइम पे हमारे न्यूरॉन में नहीं, पूरे न्यूरॉन में जनरेट नहीं होती, वो उसके कुछ एरियाज़ में होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे नर्व इम्पल्स जनरेट हुई है तो यहाँ पे हमारी जो चार्जेस होंगे वो डिफरेंट होंगे, ठीक है। बाकी जो पूरा न्यूरॉन होगा वो रेस्टिंग फेज पे होगा। फिर इस तरह ये हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो नेक्स्ट मूव करता जाएगा, फिर उसके जो चार्जेस होते हैं वो चेंज होते रहेंगे। इस तरह हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो मूव करता है हमारी सेल बॉडी की तरफ, और फिर सेल बॉडी के बाद आता है साइनाप्स। फिर सेल बॉडी के बाद आता है एक साइनेप्स, जिसने हमारे एक न्यूरॉन को नेक्स्ट न्यूरॉन से कनेक्ट करके रखा होता है। फिर सिनेप्स में आके केमिकल्स रिलीज होंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स। हमने अपने नर्वस टिश्यू में ये पढ़ा था कि न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं। उन्होंने अटैच होना है सेकेंड न्यूरॉन के सिनेप्स पे, और फिर क्या होगा, फिर एक स्टिमुलस मिलेगा जिसकी वजह से अगेन हमारे नर्व इम्पल्स हमारे उसके न्यूरॉन के अलोंग जनरेट होगी। अब एक रिकैप दे देते हैं दोबारा से कि हमारी जो नर्व इम्पल्स है वो क्या होती है। तो नर्व इम्पल्स हमारे न्यूरॉन में जनरेट होती है एक मैसेज के तौर पे, ठीक है, क्योंकि हमारे न्यूरॉन ने मैसेज लेके जाना है। तो नर्व इम्पल्स एक मैसेज है जो कि हमारे ऑर्गन्स ने दिया है ब्रेन को कि हमने ये फील किया है, ये सेंस किया है। जो सेंसेशन होगी वो स्टिमुलाई के तौर पे एक्ट करेगी। फिर हमारे जो न्यूरॉन्स है उनके एक्सॉन्स में नर्व इम्पल्स जनरेट होगी, ठीक है। पहले एक्सॉन्स में जो रेस्टिंग पोजीशन में थे, जहाँ पे जो आउटसाइड द सेल चार्ज था वो मोर पॉजिटिव था इनसाइड द सेल से, ठीक है। फिर जब नर्व इम्पल्स आएगी उसने क्या करना है, उसने चार्जेस को रिवर्स कर देना है। अब पॉजिटिव इनसाइड द सेल ज़्यादा है और नेगेटिव आउटसाइड द सेल ज़्यादा है। और फिर ये जो पोटेंशियल होगा, नर्व इम्पल्स होगी, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे न्यूरॉन्स की फुल लेंथ में ट्रैवल करेगी। एक नर्व इम्पल्स एक न्यूरॉन से ट्रैवल करेगी, फिर वो सेकंड न्यूरॉन्स पे पहुंचेगी। इस तरह हमारे जो नर्व इम्पल्स है एक फायरिंग होती है नर्व इम्पल्स के थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। और ये सब कुछ क्यों हो रहा होता है? सिर्फ और सिर्फ हमारे आयंस की मूवमेंट की वजह से। इसलिए हम अपनी जो नर्व इम्पल्स है उसको इलेक्ट्रोकेमिकल कहते हैं। क्यों इलेक्ट्रो? इसलिए क्योंकि जब नर्व इम्पल्स जनरेट होगी वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी।
केमिकल इसलिए क्योंकि एक तो हमारी नर्व इम्पल्स है उसने जनरेट होना है विद द हेल्प ऑफ आयंस, ठीक है, एक केमिकल इसलिए भी, और दूसरा जब ये सिनेप्स में पहुंचती है टू एडजेसेंट न्यूरॉन्स का एक जंक्शन होता है, एक कनेक्शन का जंक्शन होता है, वहाँ पे भी जाके जो हमारी नर्व इम्पल्स वन न्यूरॉन से सेकेंड न्यूरॉन में जाती है वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती, वो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल्स के तौर पे होते हैं, फिर उन्होंने सेकंड पे जाके अटैच होना है, फिर उसमें नर्व इम्पल्स जनरेट होनी है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर कहते हैं। तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो एंड आई होप सो अगेन कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।